अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नीट रहनुमा सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। उस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किए, सर हमें पी ब्लॉक के लेक्चर्स चाहिए। ये जो पी ब्लॉक है ना तो ये 11th की टेक्स्ट बुक में है, नई टेक्स्ट जो है, ना तो ये 12th की टेक्स्ट बुक में, लेकिन नीट में ये सिलेबस में है और इसमें नीट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो लेक्चर्स है पी ब्लॉक के, ये डिटेल में होंगे, ये कोई वन शॉट नहीं होगा, ये डिटेल लेक्चर्स होंगे पी ब्लॉक के। लेकिन क्योंकि इसको ना तो 11th में पढ़ाया जाता ना तो 12th में पढ़ाया जाता, ये नीट के सिलेबस में जो नया सिलेबस आ गया 2 साल पहले, तो इस पी ब्लॉक को हम स्टार्ट करेंगे। आप इन लेक्चर्स को मेरी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो और काई की चैनल से भी आप इनको देख सकते हो। नाउ अगर हम देखेंगे ये जो पी ब्लॉक है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में मेनली हमारे पास 4 हिस्से होते हैं। एक तो होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, और उसके बाद लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हमारे पास है। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, दिस इज एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। जनरल ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं इस पीरियोडिक टेबल का। मेरे सामने जो आपकी स्क्रीन पे जो है पी ब्लॉक है, यहां से पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद हमारे पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ये है, दिस इज डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में है, तो पी ब्लॉक हमें डिटेल में पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसमें कंपाउंड्स भी थे लेकिन कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक से पढ़ने हैं। नाउ पी ब्लॉक जो है, ये हमारे पास पी ब्लॉक है। इसको मैं पी ब्लॉक को यहां से पहले हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहां पे ड्रॉ करेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक हमारे पास है। इसमें 6 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पी ब्लॉक है। यहां से ग्रुप नंबर 13 है बोरान फैमिली से, ग्रुप नंबर 14, यहां से 15, यहां से 16, यहां से 17, यहां से 18। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो बोरान फैमिली है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। दीज आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 13। तो हम ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे। 14 पे हम नहीं जाएंगे, 15 पे हम नहीं जाएंगे, 16 पे नहीं जाएंगे, 17 और 18 पे फिलहाल नहीं जाएंगे, हम ग्रुप नंबर 13 पे जाएंगे। अगर बात करेंगे इन एलिमेंट्स की, अगर बात करेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP126। ये जो है पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये फिल होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसीलिए पी ब्लॉक में जो है वो 6 ग्रुप्स पाए जाते हैं, क्योंकि आपके पास 3 ऑर्बिटल है पी सबशेल में, 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसीलिए हमारे पास यहां से 6 ग्रुप्स पाए जाते हैं फ्रॉम 13 टू 18। नाउ ग्रुप नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप 13 दैट इज बोरान फैमिली। इसको बोरान फैमिली भी कहा जाता है, बोरान फैमिली इसको कहा जाता है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। बोरान, इनके सिंबल है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है बेटा, इंडियम है और थैलियम है हमारे पास। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13। अगर बात करेंगे बोरान का जो एटॉमिक नंबर है, इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे यहां से। बोरान का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है इसका 13 है, गैलियम जो है इसका 31 है, इंडियम जो है इसका 49 है, और हमारे पास थैलियम जो है इसका 81 है। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इन एलिमेंट्स की अकरेंस देखेंगे। ये एलिमेंट जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका नेचर क्या है।
अब ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स है, अगर हम बोरान की बात करेंगे, अब बोरान जो है ये किस फॉर्म में पाया जाता है? नंबर 1, ये बोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। बोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, ये इसका अकरंस है। बोरिक एसिड होता है BOH होल थ्राइस, दिस इज बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड है BOH होल थ्राइस। या ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोरेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज अ बोरेक्स है ये। तो बोरान की अकरंस होते इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, दिस आर्थोबोरिक एसिड, या इसको कहा जाता है बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड भी इसको कहा जाता है, आर्थोबोरिक एसिड, और बोरेक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली। अगर हम उसके बाद एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम जो बेटा है, एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, बॉक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। बॉक्साइड क्या होता है? Al2O3 डॉट 2 टाइम्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये बॉक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है एल्युमिनियम। साथ साथ एल्युमिनियम जो है ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रायोलाइट Na3AlF6, इसका और है, एल्युमिनियम का और है क्रायोलाइट बॉक्साइट, ठीक है ना। तो ये इसका अकरंस है एल्युमिनियम का। उसके बाद अगर हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करेंगे, ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं इन अर्थ, ये ट्रेसेस में पाए जाते हैं, इनका ज्यादातर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ट्रेसेस में पाए जाते हैं। तो इनकी अकरंस है। साथ साथ अगर हम लिखेंगे इन एलिमेंट्स का नेचर, हम लिखेंगे एलिमेंट्स जो है ये क्या है, इनका नेचर क्या है। अगर हम बोरान की बात करेंगे बेटा, बोरान जो होता है ये नॉन मेटल होता है, ये इट इज ए नॉन मेटल, बोरान इज ए नॉन मेटल, बोरान इनमें क्या है? बोरान नॉन मेटल है। लेकिन अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करेंगे, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये जो एलिमेंट्स है कहां से कहां, एल्युमिनियम से लेके थैलियम तक, दीज आर मेटेलिक, ये सारे मेटल्स होते हैं, इनका नेचर जो है वो मेटेलिक है। तो खाली इनमें बोरान जो है वो नॉन मेटेलिक है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स है। तो ये इनका मैंने नेचर बताया इन एलिमेंट्स का, और इनका ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ना उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक लेवल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक लेवल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या देखना, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, हमें इनका एटॉमिक साइज देखना है, हमें इनका देखना आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ी है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इनका रिवीजन करेंगे इन प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले उसके बाद, इस अकरंस के बाद अगर हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हमारे पास बोरान है, हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास गैलियम है, हमारे पास इंडियम है, हमारे पास थैलियम है। तो आउटर शेल बोरान का एटॉमिक नंबर जो 5 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये सेकंड पीरियड का है, यह आएगा 2s2 2p1, और यहां से जो इसका जो नोबल गैस आएगा वो हीलियम आएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 = 4 + 1 5, टोटल में 5 आ गया। तो ये बोरान की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे, ये बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो 3s2 3p1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनका देखा जाएगा वो है ns2 np1। आपको खाली देखना है n का वैल्यू, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है। जैसे बोरान सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, एल्युमिनियम थर्ड से, तो मैं आउटर शेल फिलहाल लिखूंगा। गैलियम 4 से, तो ये आएगा 4s1 4s2 4p1। अब इंडियम 5th से आएगा 5s2 और 5p1, और उसके बाद थैलियम जो है ये 6th पीरियड से बिलोंग कर 6s2 6p1। लेकिन अब यहां से एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3 आगे, यहां से नियॉन आएगा, नियॉन 10 होता है, गैलियम जो है
वो यहाँ से हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर जो आएगा वो 31 आएगा। तो इसका आर्गान आता है, लेकिन आर्गान के बाद यहाँ से चूंकि 31 है, यहाँ से 3d10 भी आता है, यहाँ से डी सब शेल भी बीच में आता है। लेकिन आउटर शेल ये है, आउटर शेल जो है, आउटर शेल का जो एन वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे एन वैल्यू इनका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि पीरियड नंबर कौन सा यहाँ से हमें वो पता चलता है। लास्ट सब शेल जो है वो पीरियड नंबर हमें देता है। नाउ इंडियम की बात करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्रिप्टॉन आएगा, क्रिप्टॉन के बाद जो आएगा यहाँ से आएगा 4d10, इसका एटॉमिक नंबर 49 आता है। देखिए यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 36 + 10 इज 46, 48, 49 आ गया। 81 यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जीनान आएगा, जीनान होता है 54, लेकिन यहाँ पे आता है बेटा 4f14 भी आता है यहाँ से, और यहाँ से आएगा 5d10, और यहां से आएगा 6s2। तो इसमें एफ सब शेल भी आता है इनर शेल के तौर पे। तो टोटल में 81 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। बोरान से लेके थेलियम तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की बात करेंगे, तो एटॉमिक साइज यहां मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इनका मैं लिखूंगा वो है एटॉमिक साइज। मैं एटॉमिक साइज लिखूंगा, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज क्या आएगा। एटॉमिक साइज ये प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे एटॉमिक साइज क्या आएगा। तो जनरली अगर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है। अगर अब यहां देखोगे, यहां पे सेकंड शेल है, थर्ड, 4, 5, 6, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल जो है वो इंक्रीज होता है। तो हमें एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस देखना है। तो वो रेडियस क्या होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक क्या डिस्टेंस है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस होती है। जाहिर सी बात है अगर शेल नंबर बढ़ जाते हैं, यहां से सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, किसी में 2 ही शेल्स होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। तो जाहिर सी बात है जितना शेल नंबर बढ़ेगा एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे शेल नंबर इंक्रीज, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम क्या है, जब यहां से क्या आता है, गैलियम से पहले एक डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, वो आता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो जब एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं, डी सबशेल जो है उनमें एक कंट्रैक्शन आती है, उस कंट्रैक्शन का नाम है डी कंट्रैक्शन, या उस कंट्रैक्शन का नाम है स्कैंडाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि ये स्कैंडियम यहाँ पे 3D ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो पहली सीरीज है वो 3D सीरीज है, तो उसको कहा जाता है पहला एलिमेंट जो वहां पे स्कैंडियम है, तो स्कैंडाइड कंट्रैक्शन भी है। तो अगर हम एटॉमिक साइज देखेंगे तो बोरान का सबसे कम है, लेकिन उसके बाद यहां से एल्यूमिनियम नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे आता है गैलियम आता है, और एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से ज्यादा होता है। उसके बाद इंडियम, और इंडियम के बाद जो साइज है वो थैलियम का आएगा। इंडियम और थैलियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है। तो अब यहां पे जो गैलियम आ गया, इसका साइज क्यों आ गया एलिमेंट्स में छोटा, क्योंकि इसमें एक कंट्रैक्शन है, उस कंट्रैक्शन का नाम है डी कंट्रैक्शन, और यहां पे इन दो एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। इसका थैलियम का बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कंट्रैक्शन है, उसका नाम है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो आपने एफ ब्लॉक में पढ़ा होगा। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन या इसको कहा जाता है एफ कंट्रैक्शन भी, और इसको कहा जाता है एफ कंट्रैक्शन भी कहा जाता है इसमें। तो एफ कंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, थैलियम का भी साइज छोटा हो गया, लेकिन येट द साइज ऑफ थैलियम रिमेन समवट लार्जर देन इंडियम। ये इंडियम से थोड़ा ज्यादा ही रहता है, लेकिन इसमें कंट्रैक्शन है, लेकिन कंट्रैक्शन के बावजूद इसका साइज जो है वो इंडियम के बराबर ही रहता है, या इंडियम से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन गैलियम में जो कंट्रैक्शन है, जिसको मैंने स्कैंडाइड कंट्रैक्शन या डी कंट्रैक्शन कहा, इस स्कैंडाइड कंट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज जो है वो छोटा आता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये मैंने साइज की बात की, एटॉमिक साइज की मैंने बात की ना। उसके बाद अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूंगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जाहिर सी बात है अगर आप
देखोगे, अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप साइज जो है वो बढ़ जाता है। अगर साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है, वो डिक्रीज होती है। लेकिन अगेन देयर आर, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का रीजन भी है, ठीक, वो खाली एक्सेप्शन नहीं है, उनमें रीजन भी पाया जाता है। वो अगर मैं यहां से ग्राफ बनाऊंगा इन 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 एलिमेंट्स का, तो इसमें हमें ये डब्लू बनाना है, ऐसे टेढ़ा डब्लू बनाना है, ऐसे 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 बनाना है, ठीक। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट जो है ये बोरान है। ये कौन सा, यहां से एल्यूमिनियम है, यहां से गैलियम है, यहां से इंडियम है, और यहां से थैलियम है। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहां से मैंने एलिमेंट्स लिखे। तो अगर बात करेंगे बोरान का सबसे ज्यादा है, यहां से बोरान का आता है, उसके बाद यहां से आता है थैलियम, उसके बाद गैलियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, और उसके बाद इंडियम आता है। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान का सबसे ज्यादा है क्योंकि साइज इसका सबसे छोटा है। लेकिन उसके बाद देखिए आ गया यहां से थैलियम, आना चाहिए था कौन सा, अगर हम साइज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे तो गैलियम में आना चाहिए था, लेकिन आ गया थैलियम। थैलियम यहां से आ गया, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो गैलियम का आ रहा है। अब उसके बाद जो जनरल ट्रेंड है वो यही है, गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा इंडियम आएगा यहां से। तो अगर अभी मैंने ये कहा एटॉमिक साइज में, मैंने कहा कि इसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो सबसे कम आनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे नंबर पे आया। असल में रीजन क्या है, रीजन ये है कि थैलियम जो है इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इस पे साइज पे फर्क उतना नहीं पड़ा, साइज इससे ज्यादा नहीं बढ़ गया, लेकिन आयोनाइजेशन पे ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो गई, बहुत बहुत ज्यादा हो गई। बोरान के बाद जो आता है वो थैलियम ही आता है। तो रीजन असल में इसमें क्या है, रीजन वही है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज कम हो गया, और साइज कम होने की वजह से इसका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। असल में एक क्युमुलेटिव इफेक्ट होता है, एक तो इसमें कंट्रैक्शन है, दूसरा इसमें जो है ये यहां से जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असल में बढ़ जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग जाती है इन एलिमेंट्स में। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की, एक तो मैंने एटॉमिक साइज डिस्कस किया, दूसरा मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस की। नाउ नंबर थर्ड अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो ग्रुप नंबर 13 है इसमें सारी एक्सेप्शन पाई जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स की, तो बोरान है हमारे पास, एल्यूमिनियम है हमारे पास, गैलियम है हमारे पास, इंडियम है हमारे पास, थैलियम है हमारे पास। तो जनरली क्या पाया जाता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोरान जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान की ही है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास दूसरे नंबर पे जो आता है वो थैलियम आता है। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है थैलियम, उसके बाद आता है इंडियम, उसके बाद आता है गैलियम, और सबसे कम आता है यहां से एल्यूमिनियम। देखिए बेटा, इनमें क्या है, बोरान का सबसे ज्यादा है क्योंकि ये नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम का होना चाहिए, उसके बाद डिक्रीज होना चाहिए। इसका तो ज्यादा है, लेकिन उसके बाद साइज ये वाला जो है, ये वाली ट्रेंड पाए जाते हैं। बोरान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.0 है, इसका जो है वो 1.8 है, इसका 1.7 है, इसका 1.6 है, इसका 1.5 है। दीज आर द पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो यहां से पता चलता है बोरान के बाद जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो थैलियम है, उसके बाद इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। अब उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे यहां से,
तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है, फिर से मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, एलिमेंट्स लिखना बहुत ही जरूरी। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दीज आर द एलिमेंट्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा वो हमने देखा NS2 NP1, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 है, ठीक है ना। तो इसमें भी लास्ट वाले एलिमेंट जो है इसमें भी होगा NS2 NP1, ठीक। तो n का वैल्यू दे दो, देखो किस पीरियड से बिलोंग करता है, n का वैल्यू दे दो और देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम देखेंगे आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, OMS, आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि दे कैन लूज दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बोरान, मैं यहां लिखूंगा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरान विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 क्योंकि आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम शो +3, गैलियम जो है इट विल शो +3। लेकिन बेटा गैलियम से लेके अगर हम देखेंगे इट हैज अ चॉइस, इट शोज +1 एज वेल एज +3। इंडियम जो है इट हैज अ चॉइस, इट शोज +1, इट शोज +3। थैलियम जो है इट हैज अ चॉइस, इट शोज +1, इट शोज +3। अब आप कहोगे सर ये +1 और +3 क्या है? +3 तो हमें समझ आ गया, +1 हमें समझ नहीं आ गया। गौर से सुनिएगा बेटा, ज्यादातर थैलियम में अगर हम देखेंगे इसमें +1 पाई जाती है एज कंपेयर टू +3। इसका जो है ये स्टेबल है, इसका स्टेबल +1 है इन दो का, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाले का स्टेबल जो है वो +3 है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ +3 देखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +3 देखेंगे। +3 जो की स्टेबिलिटी है वो बोरान में ज्यादा होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम और इसके बाद थैलियम। बोरान +3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ +1 देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ +1 देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो बोरान का कम होता है, एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा, गैलियम का उससे ज्यादा, इंडियम का उससे ज्यादा, थैलियम का सबसे ज्यादा। यानी कि डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस, +1 इंक्रीज होता है, +1 इंक्रीज होता है और +3 जो है वो डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी। अब इसका रीजन क्या है, हमें यहाँ पे रीजन बताना है। गौर से सुनिएगा बेटा, अभी मैंने जो थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा ज़ीनान, उसके बाद लिखा मैंने 4f14, उसके बाद लिखा मैंने 5d10, उसके बाद लिखा मैंने 6s2, उसके बाद लिखा 6p1। अब गौर से सुनिए बेटा, देखिए अगर आप यहां देखोगे यहाँ पे f सब शेल आ गया, इसमें f सब शेल आ गया, ठीक, इसमें d भी है, इसमें s भी है, इसमें p भी है। नाउ ये जो f सब शेल आ गए, f सब शेल है जब पोअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये शील्ड करता ही नहीं है, ठीक है ना, इट इज अ वीक शील्डिंग इफेक्ट। अब उसकी वजह से क्या होता है, एज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन। तो अगर मैं ये लिखूंगा यहाँ पे थैलियम का न्यूक्लियस ऐसे है तो ये वाला सपोज, ये वाला सपोज डी है, ऐसे मैं समझाऊंगा आपको। सपोज ये वाला जो है इसको मैं मानूंगा F, इसको मैं मानूंगा D, इसको मैं मानूंगा यहां से इसको मैं मानूंगा S एंड P। चले इन दो को मैं मानूंगा S एंड P, इसमें 2 सब शेल्स है, ये F है, ये D है। नाउ अगर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, एस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी और इसके बाद एफ का जो है वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो एफ सब शेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, एफ सब शेल हैज वीक शील्डिंग इफेक्ट एज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्ड करेंगे ही नहीं, यानी कि ये शील्ड जो जब करेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि एज इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, खाली यहां से न्यूक्लियस किसका, थैलियम का न्यूक्लियस। नाउ देयर विल बी डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द एस सबशेल। पहले कौन सा आता है, एस पहले आता है, उसके बाद पी आता है, यानी कि थैलियम का इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अगर हम बाकी की बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, गैलियम की बात करेंगे, इंडियम की बात करेंगे, इस पे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एस पे। एज ए रिजल्ट एस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ये जो एस है, ये जो वाले जो एस है जो मैंने
थेलियम का लिखा, थेलियम का मैंने लिखा यहाँ पे 6s2 6p1, ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, these are not available for bonding, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं because these are attracted by the nucleus, इनको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। नाउ अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे द रिलक्टेंस ऑफ s electrons, the reluctance of s electrons to take part in bonding, s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। जब इन्होंने हिस्सा नहीं लिया वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा p में एक, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड विल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, जो इससे पहले मैं कह रहा था। बोरान जो है +3 दिखाएगा, एल्यूमिनियम +3 दिखाएगा, ये वाले जो है दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, लेकिन थेलियम का जो स्टेबल होगा वो +1 है और इंडियम का भी ऑलमोस्ट +1 ही स्टेबल होता है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +1 इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस। रीजन क्या है, रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने समझाया, यानी कि s इलेक्ट्रॉन जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल में दो सब शेल्स है, एक तो s है एक तो p है। s पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड अमंग s एंड p s इज मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, s न्यूक्लियस की तरह ज्यादा होता है। एक ही सबशेल के अगर वेरियस सबशेल देखेंगे s p d एंड f, s इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब होता है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डालता है जिसकी वजह से s के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वही मैंने कहा द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी जो इंक्रीज हो गई, इनका रीजन क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी +1 इंक्रीज जो हो गया, इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट है। दैट इज व्हाई ये जो थेलियम है इट विल शो +1, लेकिन ऊपर वाला बोरान जो है वो दिखाएगा +3। यहां से मैंने कहा थेलियम जो है s इलेक्ट्रॉन इसके हिस्सा नहीं लेंगे बॉन्डिंग में, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां से आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है ना। तो दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो एलिमेंट्स है, बोरान जो है, बोरान डज नॉट फॉर्म +3 आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3, लेकिन वो कोवैलेंट कंपाउंड्स में दिखाता। फॉर एग्जांपल BX3 में इसका -1, इसका +3, इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में +3 दिखाएगा लेकिन आयन नहीं बनाएगा, आयनिक फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी एल्यूमिनियम फॉर्म +3 आयन, ये बनाता है, इट फॉर्म्स अ +3 आयन, ये +3 आयन बनाता है, यानी कि Al3+ आयन एग्जिस्ट करता है लेकिन B3+ आयन जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, गौर से सुनिएगा बेटा। देखो, अगर आपको आयन बनाना है बोरान से, आपको क्या करना, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालना, बन जाएगा B+, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, बन जाएगा B2+, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन निकालना B3+। तो यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी लग जाएगी, इसका नाम है IE1, इसका नाम है IE2, इसका नाम है IE3। तो बोरान 3+ आयन बनाने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डेल्टा HI जो है वो IE1 होगा, IE2 होगा, IE3 होगा। दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, ये बहुत ही ज्यादा होता है, ये बहुत ही लार्ज होता है, ये बहुत ही ज्यादा होता है। एज ए रिजल्ट B3 आयन नहीं बनता है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम जो है Al+1 बनाता है, Al2+ बनाता है, Al3+ जो बनाता है, तो इसका आयोनेशन एनर्जी 1 होगा, इसका आयोनेशन एनर्जी 2 होगा, इसका IE3 होगा। तो IE1 + IE2 और IE3 जो है
ये बहुत कम होते हैं, इनका वैल्यू जो है वो कम होता है, इनका वैल्यू कम होता है। एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al3+ आयन, लेकिन बोरान डज नॉट फॉर्म B3+ आयन। लेकिन बोरान शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 बट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये जो एल्यूमिनियम है ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, या आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, ये Al3+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। तो ये मैंने एल्यूमिनियम के बारे में कहा, बोरान और एल्यूमिनियम जो है ये आयन नहीं बनाते हैं। नाउ अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वापस आएंगे थेलियम के ऊपर जाएंगे। तो थेलियम जो है थेलियम मैंने कहा इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, थेलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो थेलियम +1 जो है, तो थेलियम प्लस जो है ये क्या होता है, ये अगर हम थेलियम +3 अगर आपका बन गया कहीं से, थेलियम +3 जो है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का मतलब खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू थेलियम प्लस, ये थेलियम +1 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, क्योंकि थेलियम जनरली +3 नहीं दिखा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये खुद होता है रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, ये +1 में रिड्यूस होता है। देयरफॉर थेलियम 3+ इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिहेव करता है, बिकॉज थेलियम +3 स्टेबल नहीं होता है। इट इज थेलियम +1 इज स्टेबल बिकॉज ऑफ IPE, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, थेलियम +1 में ही स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इन एलिमेंट्स की, बोरान की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोरान जो होता है ये ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड, ये ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टलाइन भी होता है। ठीक, एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टलाइन, एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टलाइन, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हैज हाई 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 क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बोरान का। बोरान आल्सो एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप फॉर्म्स, आइसोटोप्स इसके 2 आते हैं, कौन कौन सा, बोरान 10 एंड बोरान 11, बोरान 10 एंड बोरान 11। बोरान 10 जो है वो 19% होता है और बोरान 11 जो है वो 81% होता है। बोरान 11 की परसेंटेज जो है और वो ज्यादा होती है, बोरान 10 एंड बोरान 11। ठीक है ना। नाउ अब जो बाकी मेटल्स है, बाकी मेटल जो है, बोरान के बाद एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, ये जो बाकी एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो ये उतने हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, दे आर नॉट हार्ड, ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है और वो कम होता है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करेंगे गैलियम, गैलियम जो है इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास वो 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मीन्स अगर केल्विन में बात करेंगे ये 303 केल्विन होता है, 30 डिग्री मीन्स 303 केल्विन में आएगा, ये 30 डिग्री 303 केल्विन में आएगा गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और अगर हम समर्स में देखेंगे, एंड इन समर्स इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, गैलियम एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, एज ए लिक्विड इन समर्स, गैलियम एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन समर्स। समर्स में गैलियम जो है ये लिक्विड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री ही है। तो अगर विंटर में देखोगे आप इस गैलियम को बोतल में रखोगे, ये सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आएगा, क्योंकि विंटर्स में आपका टेम्परेचर 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री होता है, लेकिन समर्स में टेम्परेचर जो 30 डिग्री से ज्यादा होता है, समर्स में ये एग्जिस्ट करता है एज ए लिक्विड। और गैलियम की और एक प्रॉपर्टी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा था, इट हैज ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। गैलियम जो है इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर,
फॉर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स। हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में यूज होता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म जो स्प्रिंग होते हैं, हॉट स्प्रिंग जो है उनमें यूज किया जाता है गैलियम के थर्मोमीटर्स, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दीज वर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अगर देखा जाए ये जो एलिमेंट्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो बात करेंगे बोरान की। बोरान जो है अगर मैं इसका एक कंपाउंड लिखूंगा BX, सपोज मैं लिखूंगा BX3, तो BX3 जो है इसके पास 3 बॉन्ड्स है, यहां से एक X, यहां से एक X और यहां से एक X। अगर हम नटशेल में देखेंगे बोरान के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। बोरान यहाँ पे ट्राइवेलेंट है ना, इसके पास अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो टोटल में अगर काउंट करेंगे बोरान को जो इलेक्ट्रॉन आ गए अपने और जो इसने शेयर किए, टोटल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। तो बोरान जो है ट्राइवेलेंट स्टेट में ये क्या बन जाते हैं, मैं कहूंगा इन ट्राइवेलेंट स्टेट these are electron deficient boron compounds जो होते हैं these are electron deficient, are electron deficient। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। दे आर शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर, ये एक पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर एक्ट एज, बिहेव एज, मैं लिखूंगा यहां से बिहेव एज लेविस एसिड्स। ये लेविस एसिड्स बिहेव करेंगे, these will behave as Lewis acids, ये Lewis acids की तरह बिहेव करेंगे। कौन से, बोरान कंपाउंड्स इन द ट्राइवेलेंट स्टेट, क्योंकि इनके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। और अगर इनका लेविस एसिड कैरेक्टर देखा जाए, लेविस एसिड कैरेक्टर अगर इनका देखा जाए, लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम बोरान टू थैलियम, बोरान से थैलियम। यानी कि BX3 जो है इसका लेविस एसिड कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेविस एसिड कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AlX3, एज कंपेयर टू GAX3, एज कंपेयर टू गैलियम, इंडियम, आयन X3 एंड थैलियम X3। तो वो BX3 ज्यादा एसिडिक होगा, लेविस एसिड कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर TLX। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फ्रॉम बोरान टू थैलियम, बोरान से लेके थैलियम तक जो है साइज बढ़ जाता है एंड न्यूक्लियस बिकम्स फार अवे। अगर ये न्यूक्लियस है थैलियम का, ये बहुत दूर रहता है आउटर शेल से, एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट एक्सेप्ट, इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं रहता। क्योंकि तो हम कहेंगे तो बोरान से लेके थैलियम तक साइज इंक्रीजेस, साइज जो है वो बढ़ जाता है एंड साइज इंक्रीजेस एंड लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। साइज मैं कहूंगा साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक। देयरफॉर लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। कहां से कहां, फ्रॉम बोरान टू थैलियम। को कौन सा कैरेक्टर, लेविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस बिकम्स फार अवे, न्यूक्लियस बहुत दूर रह जाता है कहां से, इलेक्ट्रॉन से, एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है इन पे। नाउ
क्योंकि हमने कहा दे बिहेव एज लेविस एसिड्स, ये लेविस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अब सपोज हमारे पास BCl3 है, तो लेविस एसिड कैरेक्टर अगर हम इनका देखेंगे तो BCl3 जो है, अगर इसका देखेंगे B, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से Cl, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरान की हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज sp2, और इसके पास एक p ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बोरान के पास रहता है। और ये क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया आ गया, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इसमें एक्सेप्ट करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा, ये अडक्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे BCl3, और यहां से ऐसे अमोनिया, ऐसे NH3, या हम सीधे लिखते हैं BCl3 डॉट अमोनिया ऐसे। तो ये जो BCl3 अमोनिया बन गया, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा BCl, Cl और Cl, और यहां से ऐसे अमोनिया आएगा। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। BCl3 का अगर आप स्टीरिक नंबर निकालोगे तो 1/2, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मोनोवेलेंट 3 है, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान में जो है वो 3 है, 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2 3, तो स्टीरिक नंबर 3 आ गया। स्टीरिक नंबर 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ये बिहेव करता है लेविस एसिड। तो ये लेविस बेस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया पेयर को, और ये बन गया अडक्ट, एक बन गया BCl3 डॉट अमोनिया। तो यहां से इसने लोन पेयर डोनेट किया इसको, तो अब इसने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई फ्रॉम sp2 टू sp3, sp2 से लेके sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई बोरान की। और हाइब्रिडेशन के दौरान इसकी जो ज्योमेट्री बन गई, इसका जो शेप बन गया, वो बन गया टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल बन गया। और sp2 क्या था, sp2 था ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर था, दिस वाज ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब ये ट्राइगोनल प्लेनर, जब इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, अमोनिया को ऐड किया, तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर टू tetrahedral. Its hybridization changes from sp2 to sp3 and shape या geometry changes from trigonal planar to tetrahedral. Bond angle यहाँ पे जो इसका 120 डिग्री था, इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड। बॉन्ड एंगल चेंजेस, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस, शेप चेंजेस, ज्योमेट्री चेंजेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर। सिमिलरली यहां से BF3 जो है, BF3 की बात करेंगे, अगर अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बनेगा BF3 डॉट अमोनिया। अगेन यहां से क्या बनेगा, ये sp2 था, ये ट्राइगोनल प्लेनर था, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था। अब ये क्या बनेगा बेटा, ये sp2 से sp3 बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बनेगा, और बॉन्ड एंगल 120 से 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा जब ये अडक्ट बनाएंगे। तो ये मैंने कहा कि बोरान कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम की बेटा, एल्युमिनियम जो है AlCl3 जो है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे कंपनसेट कर पाता है। AlCl3 जो है इट फॉर्म्स डाइमर, तो हम यहां से लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे AlCl3 फॉर्म्स अ डाइमर, ये डाइमर बनाता है, ये फॉर्म्स अ डाइमर, ये डाइमर बनाता है, इट अंडरगोज डाइमराइजेशन तो ट्वाइस AlCl3, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Al2Cl6 बनाता है। अब Al2Cl6 का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अब इसका क्लोरोब्रिजिड स्ट्रक्चर है, ये वाला Al, ये वाला Cl है, यहां से Al, यहां से Cl, 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 तो इसको हम कहेंगे ब्रिजिंग क्लोरीन एटम, ये भी ब्रिजिंग क्लोरीन एटम है। तो ये जो Al2Cl6 है, ये डाइमर है, AlCl3 डाइमराइज इनटू Al2Cl6। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना, इसमें सारे बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 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 ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है,
ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अगर हम इनके बॉन्ड एंगल्स की बात करेंगे, इसका बॉन्ड एंगल जो है 118 आता है, ये वाला 118 आता है, ये वाला 118 आता है, ये आता है बेटा 79 डिग्री, और ये आता है यहां से 101 डिग्री, इतना तो आता है 101 डिग्री। लेकिन अब कोई लिखिएगा इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये जो 3 सेंटर कोई लिखिएगा इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, गौर से सुनिएगा बेटा। ये जो एल्यूमिनियम है, यहां से क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर यहां से, और इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से क्लोरीन, यहां से क्लोरीन जो है इसने अपने यहां से 7 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 2 3 4 5 6। यहां से एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके पास यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो यहां से इसका ऑर्बिटल खाली है, कुछ नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है इसका भी शेल जो है वो खाली है, यहां से इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहां से क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉन्ड बनाएगा, 7 बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। नाउ अगर हम यहां से देखेंगे, यहां से भी ऑर्बिटल है, यहां से भी ऑर्बिटल है। अब यहां से क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, तो ये इसका यहां से हम लिखेंगे लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, यहां से ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां से लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से लिखेंगे लोन पेयर। अब गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो 2 यहां से इसको डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर 2 ही आ गए, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, तो 2 ही सेंटर आ गए ना, और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 सेंटर जैसे ये आ गए यहां से। ना यहां से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, 2 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक ना। यहां से एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेगा, जैसे ये वाला था नॉर्मल 2 सेंटर। तो Al2Cl6 में कोई आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, इट्स अ डाइमर, इट्स अ ब्रिज, लेकिन इसका एक ऑर्बिटल यहां से है, एक ऑर्बिटल यहां से है, तो जो कि इसके साथ भी यहां से बॉन्ड बनाएगा, यहां से बॉन्ड बनाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहां से एक और ये दूसरा होता है। इट मे बी दिस और दिस, यहां से नॉर्मल, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन याद रखना बेटा Al2Cl6 में कोई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद बोरान हैलाइड्स जो है उनका लेविस एसिड कैरेक्टर देखेंगे। तो हमारे पास सपोज मैं लिखूंगा यहां से BF3 बोरान BF3 BCl3 BBr3 BI3 IN3 और उसके बाद दिस इज बोरान, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस आयोडीन, ये वाले, हाँ यस। BF3 बोरान ट्राइफ्लोरोक्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इनका मुझे लेविस एसिड कैरेक्टर बताना है। तो बोरान यहां से ऐसे, फ्लोरीन यहां से ऐसे, फ्लोरीन यहां से फ्लोरीन, ठीक है ना। इसी तरह यहां से बोरान, यहां से आयोडीन, यहां से आयोडीन, यहां से आयोडीन, ठीक है ना। तो इसके पास भी हमारे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना, यहां से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है ना। गौर से सुनिएगा बेटा, अब हमें इनका लेविस एसिड कैरेक्टर बताना है। लेविस एसिड कैरेक्टर इनमें, लेविस एसिड कैरेक्टर इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है। तो जाहिर सी बात है बोरान जो है वो पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहां से हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम ऐड किया, यहां से हमने फ्लोरीन ऐड किया, ये तो ये जाहिर सी बात है फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, फिर से बोरान को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो और यहां से आयोडीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा नहीं है, तो बोरान उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनेगा। तो हमारे हिसाब से जो ये है BF3 जो है ये ज्यादा
ये ज्यादा लेविस एसिड कैरेक्टर होना इसका होना चाहिए, यानी कि लेविस एसिड कैरेक्टर शुड डिक्रीज फ्रॉम बोरान टू बोरान ट्राइफ्लोराइड टू बोरान डाइआयोडाइड, लेकिन लेविस एसिड कैरेक्टर अपोजिट होता है, ये ज्यादा होता है Bi3, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये, और ये वाला जो सबसे कम लेविस एसिड कैरेक्टर इसका होता है, जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसके अपोजिट में। फिर से देखिए बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, बोरान के साथ हमने हेलोजन ऐड किए, जो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बोरान को फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो Bf3 शुड बी इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो लेविस एसिड कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इन कंपैरिजन टू Bi3, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, Bi3 ही ज्यादा लेविस एसिड कैरेक्टर Bi3 का है और Bf3 का कम है, ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन है बेटा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इसका रीजन है। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, गौर से सुनिए बेटा, यहां से जो फ्लोरीन है इसमें 2p ऑर्बिटल और इसमें लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स है, दीज आर लोन पेयर्स। ये लोन पेयर क्या करता है, ये भी बोरान का जो है ना, ये 2p ऑर्बिटल है, इस 2p और इस 2p का साइज ऑलमोस्ट बराबर है ना। ये इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, इसी तरह यहां से भी ये देगा, यहां से ये देगा, इसको फ्लोरीन को देगा। तो फिर से मैं यहां से बना रहा हूं, गौर से सुनिएगा बेटा, यहां से ऐसे, ये इसका 2p ऑर्बिटल है, ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है, ये तीसरा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के पास जो है, इसके पास लोन पेयर है, अभी मैंने कहा फ्लोरीन के पास जो है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास तीन लोन पेयर है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसके पास तीन लोन पेयर्स है। तो फ्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको देता है, यहां से ये देगा, यहां से ये देगा, यहां से, तो इसमें कौन सी ओवरलैप है, 2p ओवरलैप। यानी कि अब बोरान जो है, जो हम कह रहे थे कि इसके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, उसको इलेक्ट्रॉन फर्दर लेगा, वापस लेगा, लेकिन यहां से ये दे रहा है थ्रू बैक बॉन्डिंग, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट हो रही है, बोरान को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। यानी कि Bf3 में अब जो बॉन्ड है ये ऐसे रहेगा बेटा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करता है, तो यहां से असल में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, Bf3 में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, एक तो लेगा यहां से इलेक्ट्रॉन, लेकिन वापस से यहां से देता है, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब आप कहोगे सर क्लोरीन में भी तो लोन पेयर होंगे, ब्रोमीन में भी, इसमें ब्रोमीन में भी लोन पेयर होंगे। अगर हम बात करेंगे यहां से Bi3 की बात करेंगे, बोरान, और यहां से आयोडीन लगाएंगे हम, यहां से आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन। अब आप कहोगे सर आयोडीन में भी लोन पेयर है, आयोडीन जो है इसका 6p है बेटा, ये इसका 6p है, ये इसका 6p है, ये इसका 6p ऑर्बिटल है, ये 2p है, 6p 2p, ये 6p 2p ओवरलैप जो है ये इनइफेक्टिव होता है, दिस इज इनइफेक्टिव ओवरलैप। तो यानी कि ओवरलैप होता ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यहां से इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज छोटा है, इट इज अ मिसमैच, ये मिसमैच ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से आयोडीन इलेक्ट्रॉन वापस नहीं देगा, एज ए रिजल्ट ये खाली रहेगा। जब ये खाली रहेगा इट मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम रहेगी, तो ये इसका लेविस एसिड कैरेक्टर बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो Bf3 जो है, Bf3 जो है इसमें 2p ओवरलैप है, इट इज इफेक्टिव ओवरलैप, तो बोरान जो है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वापस। उसके बाद BCl3 है तो इसमें 2p ओवरलैप है, तो इनइफेक्टिव आएगा। उसके बाद B जो है BBr3, तो यहां से आएगा 2p ओवरलैप, और उसके बाद Bi3 आएगा, इसमें आएगा 2p 2p, उसके बाद 3p, इसके बाद 4p, इसके बाद 2p ओवरलैप यहां से आएगा, आयोडीन का 5p आएगा। तो यानी कि यहां हमने लिखा था, यहां पे हमने लिखा था 4p, यहां पे आएगा 5p आएगा, ये 5p है यहां से, तो 2p 5p ओवरलैप जो है ये इनइफेक्टिव ओवरलैप है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसकी जो लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो कम रहेगा और ये जो Bi3 है वो ज्यादा रहेगा। तो रीजन क्या है, रीजन है बैक बॉन्डिंग, रीजन बैक बॉन्डिंग की वजह से Bf3 जो है इसका लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो कम हो जाता है और Bi3 का लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। तो ये हमने लेविस एसिड कैरेक्टर बताया बोरान हैलाइड्स का। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरान हैलाइड्स।
चलिए बेटा, हमारे पास BF3 है, हमारे पास BCl3 है, हमारे पास BBr3 है, हमारे पास BI3 है। हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर हम करेंगे, तो इनको हम वाटर ऐड करेंगे, तो यहां से हम इनको वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका हम पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है इसमें होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, या हम कहेंगे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहेंगे, या वी कैन से इट इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो है इनमें क्या होता है, इनमें होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, पार्शियल और कंप्लीट या इनकम्प्लीट या कंप्लीट में क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर हम यहां बात करेंगे, यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड, प्लस यहां से बनता है BF4 और यहां से बनता है HF। ये BF4 यहां से बन गया, BF4 माइनस हम कहेंगे। लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, यहां से भी बनता है BOH होल थ्राइस, जिसको हमने नाम दिया था बोरिक एसिड, और यहां से बनता है HX में कहूंगा। X जो है, X इज क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी कि यहाँ पे BX4 नहीं बनता है। BX4 माइनस जो है इट डज नॉट फॉर्म हियर। तो यहां से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में BX4 यानी कि BCl4 माइनस नहीं बनेगा, BBr4 माइनस नहीं बनेगा, BI4 माइनस नहीं बनेगा, लेकिन BF4 माइनस बनता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस और इसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में आपको BX4 माइनस नहीं बनेगा, पार्शियल में आपको BX4 माइनस बनेगा। ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म। जनरल मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले मैं ये लूंगा, ये कैसे बनता है, ये BOH होल थ्राइस कैसे बनता है। एंड रिमेंबर BOH होल थ्राइस जो है, अगर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये बनता है टेट्राहेड्रल बोरेट, BOH होल 4 माइनस, दिस इज टेट्राहेड्रल बोरेट। यहां से भी ऐसा ही बनता है, अगर इसको फर्दर वाटर ऐड करेंगे ना तो यहां से बनता है टेट्राहेड्रल बोरेट, ये वाला बन जाता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोरेट। अगर बोरिक एसिड की, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये बन जाएगा। लेकिन इस वाले को हम कहते हैं इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, इनको कहते हैं कंप्लीट। पहले मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म दिखाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। गौर से सुनिएगा बेटा, अभी मैंने कहा ये B है, बोरान है, यहां से क्लोरीन, यहां से क्लोरीन, यहां से मैं पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दिखाऊंगा। तो चूंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, तो ये एक्ट करता है लिविस बेस, ये एक्ट करता है लिविस एसिड। जब इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये sp2 था, ये sp3 बनेगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है, तो ये बनेगा ऐसे O, यहां से H, यहां से H, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से Cl। तो sp2 से sp3, ट्राइगोनल प्लेन से टेट्राहेड्रल, यहां से प्लस चार्ज आएगा। नाउ अब क्या होगा बेटा, अब यहां से क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म करेगा, ये प्रोटॉन देगा, यहां से Cl बाहर निकलेगा, तो यानी कि माइनस HCl बाहर निकला यहां से। तो जब माइनस HCl बाहर निकला तो क्या बना, तो यहां से BOH बन गया और यहां से बन गया Cl, यहां से बन गया Cl, तो यहां से ऐसे ऑर्बिटल आ गया। तो ये जो ऑर्बिटल है, अगेन वैकेंट ऑर्बिटल, अगेन sp2 आ गया, अगेन ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर आ गया, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर था, तो बीच में टेट्राहेड्रल बन गया था। लेकिन इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती, हाइड्रोलिसिस तब तक हो जाएगी जब तक यहां से सारे क्लोरीन बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये लिविस एसिड है, जब तक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तब तक ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता रहेगा। नाउ उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, वाटर को एक्सेप्ट करेगा। मैकेनिज्म वही है, जब वाटर यहां से एक्सेप्ट करेगा वहां से प्रोटॉन निकलेगा और HCl निकलेगा, यानी कि माइनस HCl यहां से होगा, तो दूसरा यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो यहां से OH रहेगा, यहां से OH रहेगा और यहां से क्लोरीन रहेगा। अगेन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, फिर से क्या होगा, फिर से यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, माइनस क्या निकलेगा, यहां से माइनस, यहां से HCl होगा, तो बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर बोरिक
एसिड BOH एंड BOH। तो अगेन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं बोरिक एसिड, BOH होल थ्राइस, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड बन गया, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। लेकिन अगर ये फर्दर यहां से इसको फर्दर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा BO, इसको हम यहां से फिर से दिखाएंगे, तो प्लस चार्ज यहां से आएगा, यहां से OH, यहां से OH और यहां से OH। तो यहां से क्या होगा, ये लोन पेयर वापस लेगा, तो यहां से बनेगा BOH होल 4 माइनस, और यहां से -H प्लस बाहर निकलेगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा यहां से, ठीक है ना। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि ये जो बोरिक एसिड है, अगर यहां से देखेंगे, यहां से यहां बोरिक एसिड जो है, इट इज अ लेविस एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटॉनिक एसिड। इसने प्रोटॉन दिया, लेकिन ये प्रोटॉन यहां से आया वाटर से, इसने क्या किया, असल में इसने एक्सेप्ट किया लोन पेयर, तो ये लिविस एसिड बन गया, ये लिविस बेस बन गई, ठीक है ना। तो ये लिविस एसिड है, बोरिक एसिड इज अ लिविस एसिड। प्रोटॉन कहां से आता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर ऐड हुआ वहां से निकलता है, लेकिन इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया लोन पेयर। तो हम ये भी लिखेंगे यहां से, बोरिक एसिड जो होता है, अब बोरिक एसिड जो होता है बेटा, इट इज a लुइस एसिड, ये लुइस एसिड है, ये एरिनियस एसिड नहीं है, इसने प्रोटॉन नहीं दिया, प्रोटॉन आया वो यहां से, वाटर से आया यहां से, तो वो प्रोटॉन यहां से आया, ना कि बोर इसने दिया, इसको ऐड हो गया, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ये लुइस एसिड एक्ट किया, ये लुइस बेस एक्ट किया। तो इन नटशेल दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में देखोगे, वापस जाओगे, तो क्या क्या बना, एक तो बना बोरिक एसिड या टेट्राहाइड्रल बोरेट, और बोरिक एसिड या टेट्राहाइड्रल बोरेट बन गया, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रल बोरेट बन गया, और दूसरा हमें HX बन गया। क्या है HX हमारे पास, HX हमारे पास HCl था। सिमिलरली यहां से क्या बनेगा, यहां से भी बोरिक एसिड बनेगा और HBr बनेगा, यहां से भी बोरिक एसिड बनेगा, यहां से भी HI बनेगा यहां से, लेकिन खाली पहले वाले में हमें BF4 माइनस बनता है। तो ये कैसे बनता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे, गौर से सुनिएगा बेटा। BF3 जो है, जब इसको वाटर ऐड होता है, तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस के साथ साथ क्या बनता है, यहां से बनता है HF। ना गौर से सुनिए बेटा, BF3 जो है, चूंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, HF से F माइनस आता है, दिस F माइनस अटैक्स ऑन बोरान, ये बोरान पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो अब जो ही पहला मॉलिक्यूल यहां पे ऐड होता है, तो HF पहले मॉलिक्यूल पहली स्टेप में बनता है, वो जो फ्लोराइड है वो अटैक करता है, वापस इसके कुछ मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, तो ये क्या बनता है, ये फिर बनता है BF4 माइनस बनेगा। लेकिन आप कहोगे सर BCl3 जो बना, तो उस पर भी क्लोरीन एक्ट करेगा, अटैक करेगा, यहां से ऐसे करेगा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। खाली ये जो होता है, ये होता है किसमें, ये होता है BF3 के केस में, क्योंकि इसका साइज जो है वो 2p है, इसका साइज जो है ऑर्बिटल वो 2p है, यहां पे 2p ओवरलैप है। बोरान जो है ये फ्लोराइड को क्या करता है, ये इसको ऐड करता है, बट बोरान कैन नॉट ऐड लार्ज क्लोरीन एटम, ये लार्ज क्लोरीन एटम को ऐड नहीं करेगा। बोरान कैन नॉट ऐड लार्ज ब्रोमीन एटम, बोरान कैन नॉट ऐड लार्ज आयोडाइड एटम, इनको ये ऐड नहीं कर सकता है। तो यहां से BCl4 माइनस, BBr4 माइनस, Bi4 माइनस जो है, ये आयन आपको नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि स्मॉल बोरान एटम कैन नॉट अकोमोडेट ए लार्ज हैलोजन हैलाइड एटम, ये लार्ज हैलोजन एटम को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन स्मॉल बोरान एटम कैन ऐड स्मॉल फ्लोराइड एटम। तो इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल इसके जो BF3 के कुछ मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, BF4 में, क्योंकि F माइनस HF जो है वो पहली स्टेप में बनता है। अगर आप यहां से देखोगे, तो यहां से HF पहली, अगर HF जो है यहां से पहले स्टेप में, यहां से जैसे कि यहां से HCl बन गया पहली स्टेप में, वैसे HF भी बनेगा पहली स्टेप में। तो HF जो है, HF यहां पे जो है फ्लोराइड जो इसका, वो BF3 पे अटैक करेगा। देयरफॉर सारा का सारा BF3 इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो है इसमें भी कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसी को कहा जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, लेकिन उसको इनमें जो है, इनमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होते हैं, क्योंकि स्मॉल बोरान एटम कैन नॉट एडजस्ट लार्ज हैलोजन एटम।
तो दिस वाज हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस था किनका? बोरान हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस था। लेकिन साथ ही हम देखेंगे ये जो वाटर है, ये जो एल्यूमिनियम है AlCl3 जो है, अगर ये वाटर ऐड करेगा तो ये जो है AlCl3 ये sp2 था, ये क्या बनाता है? ये बनाता ऑक्टाहेड्रल AlOH2 6 और यहां से बनाता 3+, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता और इसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रह जाती है। तो चूंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर था, इसने क्या बनाया? इसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इसका d ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में d ऑर्बिटल होता है, इसका d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया तो इट कैन अकोमोडेट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बन गया AlOH2 6। ठीक, नाउ उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है ना? तो अगर हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे, हमारे पास बोरान जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एमॉर्फस और दूसरा होता है बोरान क्रिस्टलाइन। ठीक, तो दूसरा बोरान जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन बोरान जो है ये रिएक्ट करता ही नहीं है, डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन एमॉर्फस बोरान जो है इट रिएक्ट्स, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब क्या क्या बनाएगा? गौर से सुनिएगा बेटा, ये क्या बनाएगा? बोरान जो है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। Boron forms B2O3, aluminium forms Al2O3, gallium forms Ga2O3, indium forms In2O3 and thallium forms Tl2O। ये नहीं बनाता, Tl2O3 नहीं बनाता है, क्योंकि थैलियम जो है इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। थैलियम जो है ये +1 में स्टेबल रहेगा, इसका +3 होगा, इसका +3 होगा, इसका +3 होगा, इसका +3 आएगा। तो थैलियम जो है इट फॉर्म्स +1। तो दीज आर द ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स है, ऑक्सीजन के साथ जब मिलेंगे दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स। इन्होंने ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है ना? अब ऑक्साइड्स बोरान ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, गैलियम, इंडियम और उसके बाद थैलियम आ गया। नाउ अब इनका नेचर देखना, हमें यहाँ पे नेचर याद रखना है। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक, तो बोरान ट्राइऑक्साइड जो है वो एसिडिक हमारे पास है। उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो हमारे पास क्या रह जाएंगे? ये रह जाएंगे बेटा यहाँ से एम्फोटेरिक रहेंगे, ये एम्फोटेरिक बन जाएंगे। These are एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और इंडियम और थैलियम जिनका मेटालिक कैरेक्टर है तो ये बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। ये नेचर इनका आपने याद रखना है। ठीक, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो पहला वाला एसिडिक होता है, फिर बीच वाले दो एम्फोटेरिक होते हैं, लास्ट वाले दो जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक, नाउ अगर उसके बाद बात करेंगे दिस रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं नाइट्राइड्स, दे फॉर्म नाइट्राइड्स। ठीक, बोरान जो है ये रिएक्ट करता है अगेन ओनली एमॉर्फस बोरान रिएक्ट्स, बोरान एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन डज नॉट रिएक्ट, क्रिस्टलाइन डज नॉट शो रिएक्शन, क्रिस्टलाइन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। बोरान जो है इट फॉर्म्स Bn, बोरान नाइट्राइड। एल्यूमिनियम जो है इट फॉर्म्स Aln, नाइट्राइड होता है N3-, क्योंकि ये -3 आएगा, ये +3 आएगा, ये कैंसिल यहां से, तो Bn बोरान नाइट्राइड होता है, बोरान नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम होता है ये वाला एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड बोरान नाइट्राइड। दिस रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाउ उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस।
एसिड और बेस के साथ रिएक्शन क्या दिखाएंगे। नाउ बोरान जो है, बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस। बोरान डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। बोरान रिएक्ट करता ही नहीं है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है बोरान, लेकिन बोरान रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। बोरान रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और एसिड्स भी है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ऑक्सीडाइजिंग एसिड इनमें कौन कौन सा है, एक तो है HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और दूसरा जो है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, एसिड है लेकिन दीज आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इनमें क्या होता है, बोरान जब इनके साथ रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और H2 और H2SO4 के साथ, तो जब इनके साथ बोरान रिएक्ट करता है तो ये बनाते हैं बोरिक एसिड, दे फॉर्म बोरिक एसिड, ये बनाते हैं बोरिक एसिड। लेकिन बोरिक एसिड के साथ साथ ये क्या करते हैं, यानी कि बोरान जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, बोरान 0 से +3 बनाता है, बोरान इज ऑक्सीडाइज एंड दीज एसिड्स आर रिड्यूस्ड। अगर HNO3 मिलेगा इसके साथ तो ये बनाएगा NO2, और अगर H2SO4 मिलेगा इसके साथ ये बनाएगा SO2। तो ये जो है these acids are reduced, ये रिड्यूस हो गए और बोरान खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें +4 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी +4 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे यहाँ पे +6 आता है, यहाँ पे +5 आता है। तो these acids are reduced and boron is itself oxidized। लेकिन बोरान किसके साथ रिएक्ट हुआ, बोरान खाली ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, बाकी किसी एसिड या बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। इट ओनली रिएक्ट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बेटा अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम जो है इट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस, ये एसिड और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको डाइल्यूट HCl की से इसको मिलाएंगे तो ये बनाता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होता है। और सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम को NaOH डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एसिड था ऊपर वाला, अब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाता है NaAlOH4 जिसको कहा जाता है, या और दिस आल्सो कॉल्ड NaAlO2, दिस आल्सो कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो एसिड के साथ इसने HCl के साथ AlCl3 बनाया, NaOH के साथ इसने NaAlOH हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया, ठीक है ना। नाउ अगर बात करेंगे यहां से ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है इट रिएक्ट्स विद HNO3 या H2SO4, ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 जो है इट फॉर्म्स Al2O3। लेकिन उसके बाद ये जो Al2O3 बन गया, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर around aluminium and therefore aluminium becomes passive, यानी कि अभी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा बेटा, देखिए मैंने कहा जब HNO3 डालेंगे यहां से तो कुछ एल्यूमिनियम जो है, सपोज हमारे पास 100 एटम्स है यहाँ पे, तो 2-4 एटम जो है
वो किसमें 4 एटम्स AlOL3 में Al2O3 में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये क्या करेगा, Al2O3 इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, ये इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा और फर्दर अटैक ऑफ एसिड डज नॉट अकर, यहां से इसका अटैक नहीं होता है इसके ऊपर। वही मैंने कहा इट रेंडर्स एल्यूमिनियम पेशु, एल्यूमिनियम जो है वो पेशु बनेगा, यानी कि एल्यूमिनियम उसके बाद क्या बनेगा, नॉन रिएक्टिव बन जाएगा। नॉन रिएक्टिव क्यों बनता है, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनिशियली forms a protective oxide layer around aluminium, तो उसके बाद बाकी जो एल्यूमिनियम है वो फर्दर अटैक ऑफ एसिड से बच जाता है, ठीक है ना। नाउ उसके बाद नाउ रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ ये रिएक्शन क्या दिखाते हैं, ये जो एलिमेंट्स है बोरान एल्यूमिनियम गैलियम, दे रिएक्ट विद हेलोजन X2 एंड दे फॉर्म EX3। तो ये EX3 बनाएंगे जिसमें E जो है वो +3 में आएगा, एक्सेप्ट थेलियम, क्योंकि थेलियम जो है इसका +1 स्टेबल होता है। थेलियम क्या बनाता है, ये बनाता है TLX, ये TLX बनाएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो TLX है, ये जो है मैं बनाऊंगा यहां से CSI3 एंड TLI3। तो CSI3 में क्या होता है, इसमें सीजियम जो है वो +1 में आता है और यहां से आता है I3 CSI, मैं लिखूंगा यहां पे CSI ऐसे CSI। तो यहां पे सीजियम जो +1 में है और ये -1 में आएगा। लेकिन TLI3 में हमारे पास थेलियम जो है वो +3 में नहीं होता है। अब यहां पे क्या होता है, असल में ये यहां से होता है, ये असल में यहां पे होता है TL+1 आता है यहां से, और यहां से होता है I3- यहां से, ये ऐसे होता है I3- यहां से होता है, और ये होता है TL+1 होता है यहां से, बिकॉज इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। थेलियम जो है इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है +1 ना कि +3। देयरफॉर TLI3 में थेलियम +1 होता है और आयोडीन जो है वो I3- होता है, ठीक। नाउ लास्ट थिंग जो इसमें है, जो है वो है डाइबोरेन। BH3 जो है ये डाइमराइज होके B2H6 बनाता है। दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन, इसका नाम है डाइबोरेन। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका, डाइबोरेन। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। डाइबोरेन जो है ये ऐसे होता है, BH यहां से B, यहां से H, यहां से B, यहां से H, यहां से H, यहां से H और यहां से H। दिस इज डाइबोरेन। अब डाइबोरेन जो है अगर हम गौर से देखेंगे, ये जो बीच वाला बोरान होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ये sp3 होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये बिहाइंड द प्लेन होता है, ये वाला बिहाइंड द प्लेन होता है, और ये वाला जो है ये अबो द प्लेन होता है, जिससे अबो द प्लेन, ये अबो द प्लेन होता है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, मोटा बनाएंगे, मींस अबो द प्लेन, वेज बनाएंगे, और वो वाला डैश जो है बिहाइंड द प्लेन है। तो याद रखना बेटा, 4 बोरॉन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम्स टर्मिनल, इसको कहा जाता है HT, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, इसको कहा जाता है ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम। तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम्स आर इन वन प्लेन। मैं लिखूंगा 4HT यानी कि 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन एटम्स आर इन वन प्लेन, ये एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। ये होता है बिहाइंड द प्लेन, ये होता है बिहाइंड द प्लेन, और ये होता है अबो द प्लेन, ठीक है ना। तो sp3 है, sp3 में जाहिर सी बात है 2 बॉन्ड जो है वो प्लेन में होंगे, 2 जो है एक बिहाइंड द होगा, एक अबो द प्लेन होगा। नाउ अगर हम बात करेंगे इसका, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। 4 ऑर्बिटल है, इसका एक यहां से, ये ऑर्बिटल यहां से, ये ऑर्बिटल यहां से। नाउ हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है, और यहां से बोरान आ गया और एक ऑर्बिटल लेके, तो कितने ऑर्बिटल आ गए यहां से, 1 2 3, कितने सेंटर बन गए, 3 सेंटर। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन या तो यहां से शेयर करेगा या तो यहां से शेयर करेगा, जैसे कि यहां से ऐसे शेयर करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहां से ऐसे शेयर किया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है इसके पास जो सेंटर है वो एक ही ऐसे सेंटर है, हम ऐसे बनाएंगे, वो इसके पास ये वाला सेंटर है हाइड्रोजन के पास।
तो हाइड्रोजन के पास एक ही सेंटर है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर किया इसने, तो 3 सेंटर्स आ गए 1 2 3, तो बन गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी बन गया 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, इसी को कहा जाता है बनाना बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। तो इस डाइबोरेन में BHB बॉन्ड्स कितने होते हैं? BHB बॉन्ड जो है वो 2 होते हैं। These are 2 in number, they are 2 in number, 2 in number, इनका नंबर जो होता है वो 2 होता है। इसी को कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इन्हीं को कहा जाता है बनाना बॉन्ड्स, इनको कहा जाता है। These are called banana bonds, ठीक। ये नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, इसका सेंटर, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बन जाता है। लेकिन बीच वाला जो है इसको कहा जाता है बनाना बॉन्ड। ये बनाना शेप जैसा होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, ये 120 होता है आउटर वाला जो होता है ये 120 होता है, और ये वाला इनर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 97 डिग्री का होता है, ठीक। और इस BH बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये वाला टर्मिनल वाला। अगर मैं इसको लिखूंगा x और इसको लिखूंगा y, यहां से यहां y, यहां से वहां यहां x, तो जाहिर सी बात है x की बॉन्ड लेंथ कम है। x की बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे, x की बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आता है, तो ये y ज्यादा होता है, x जो है वो छोटा होता है। तो लास्ट पे आप इसमें डाइबोरेन याद रखोगी, ठीक है ना। डाइबोरेन का खाली स्ट्रक्चर, इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स 4 होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो होते हैं 2 होते हैं। ईच बोरान इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बोरान एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर इन अ वन प्लेन। आउटर एंगल ज्यादा होता है 120, इनर 97 होता है। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और ये बॉन्ड लेंथ कम होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर्स होते हैं, उतना ओवरलैप नहीं होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट बोरान फैमिली। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ग्रुप नंबर 14 यानी कि कार्बन फैमिली डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।